जय हिंद। इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के जो 44 कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं, इसके पीछे से धीरे धीरे पर्दा खुलते जा रहा है। सोमवार के दिन भारतीय और चाइनीज सैनिकों को पीछे हटना था और रात तक में भारतीय सैनिक जाकर ये देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई कि देखिए कि क्या चाइनीज पीछे हटे हैं कि नहीं। तो वहां चाइनीज हमले के लिए पहले से तैयार थे, वो पीछे भी नहीं हटे थे। तो भारतीयों से तू मैं हो गई थी, किंतु सेना में वहां का यूनिट कमांडर नहीं उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने अपने रेडियो पे संदेश दिया अपने यूनिट कमांडर हमारे कर्नल संतोष सर को। तो ये वहां पर पहुंचे, इनको पता था कि भाई समझौता तो हो ही गया, आप दोनों को पीछे हटना है, लेकिन चाइनीज फौज वहां पर बेईमानी कर गई और वो पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने धारदार हथियारों से और लाठी डंडे से अचानक हमला कर दिया। इस अचानक हमले से हमारे सैनिक जो थे वो अचानक चौंक गए और वहां पे चाइनीजों की फौज बहुत ज्यादा थी। इस बीच हमारे कर्नल साहब को चोट ज्यादा लग चुकी थी और हमारे ज्यादातर सैनिक घायल हो गए थे। रीइंफोर्समेंट के लिए फौज बुलाई गई थी और वापस कर्नल साहब को ले जाया गया, लेकिन सोमवार तक ये कर्नल साहब को इतनी चोट लग गई थी कि कर्नल साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन इस घटना के बाद 16 बिहार रेजिमेंट का खून खौल गया, क्योंकि भारतीय सेना का उसूल है कि किसी भी यूनिट का उनका कर्नल जो होता है उनके परिवार में एक पिता के समान होता है। अतः बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का खून खौल गया। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्नल साहब को विदाई एक ही शर्त पे देंगे, जब अपने से ज्यादा चाइना में लाशें गिराएंगे। 16 बिहार रेजिमेंट का सैनिकों का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर था। वे अपने पिता समान अपने यूनिट कमांडर कर्नल साहब का बदला लेना चाहते थे। 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने अपना तुरंत घातक प्लाटून को तैयार किया। घातक प्लाटून हमारी सेना का एक काफी अग्रिम दस्ता होता है जो हर तरह के हथियारों से लैस होता है और इन्हें बेसिकली इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि बिना हथियार के भी लड़ सके। इन घातक कमांडोज को 3 अफसर लीड कर रहे थे और 300 की संख्या में ये गलवान घाटी में पहुंच गए और चाइनीज सैनिक ऊंचाई पर थे, वो वहां से पत्थर मार रहे थे, किंतु भारतीय सैनिक बिहार रेजिमेंट के सैनिक जो थे बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय की नारों से लगाते हुए और वो पहाड़ी पर चढ़ गए। और वहां जाने के बाद दोनों के बीच एकदम सामने सामने लड़ाई होने लगा। चूंकि समझौते के हिसाब से दोनों ने गोलियां नहीं चलाई, किंतु भारतीय सैनिक बंदूक में गोलियां लेके नहीं गए थे, किंतु बंदूक के बट से चाइनीजों को मारना चालू किया। बाद में उन सैनिकों को पता चला कि ये जो चाइनीज हैं, ये चाइनीज पहले से लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं और वो बुलेट प्रूफ टाइप के कुछ जैकेट्स को पहने हुए थे, तो इस पे उनको चोट नहीं लग रहा था। तो भारतीय सेना के जो घातक प्लाटून है, इन्होंने अपने बट को रखकर चाइनीज सैनिकों का गर्दन तोड़ना चालू किया और इससे कई चाइनीज सैनिक मर गए। लेकिन गलवान घाटी की वो पहाड़ियां जो बर्फ की थी, वो भारतीय सैनिकों के इस थर्राहट को नहीं झेल पाई और वो पूरा का पूरा बर्फ की पहाड़ी घसक के गिर गई, जिसमें हमारे भी सैनिक और ज्यादा चाइनीज सैनिक गिरे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। और भारतीय सैनिक इस गिरने के बावजूद भी भारतीय सेना की एक टुकड़ी आगे बढ़ती गई और 5 किलोमीटर अंदर घुस गई, जिससे कि भारतीय सैनिक रात में रास्ता भटक गए और 10 के संख्या में भारतीय सैनिकों को वहां के चाइनीज सैनिकों ने बंधक बना लिया। और यहां जो नदी में गिरी थी चाइनीज फौज, वो बहकर सियाक नदी में चली आई जो भारत में थे। तब भारतीयों के पास चाइनीज सैनिकों का 100 भी था और कुछ संख्या में सैनिक भी थे। जब दोनों के बीच इस पर समझौता हुआ तो चाइना और इंडिया दोनों ने अपने अपने सैनिकों को वापस कर दिया। क्योंकि भारत ने स्पष्ट बता दिया है कि चाइना ने हमारे 10 सैनिकों को वापस किया, लेकिन चाइना कभी इस सब पे कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि आप उसके ग्लोबल टाइम्स को देखेंगे, उसने एक्सेप्ट किया है कि चाइना को भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। हमारे पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीके सिंह ने भी कहा है कि हमने भी चाइना के सैनिकों को वापस किया है। कुछ तो हमारे ही देश में लोग बैठे हैं चाइना की नाजायज औलाद, वो साले पूछ रहे हैं कि चाइना की फौजी कहां मरा है। अरे हरामियों, तुम लोग ये सवाल इसीलिए पूछ पा रहे हो ना कि भारतीय सैनिक वहां बॉर्डर पे डट कर खड़ी है, वरना खड़ी नहीं रहती ना तो औकात नहीं रहती ये सवाल पूछने की, किसी के गुलाम बन के बैठे रहते। हमला करने के बाद जो चीनी फौज थी वो इन पहाड़ियों पे चली गई थी गलवान घाटी के यहाँ पे, और यहाँ पर 16 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लाटून इंतजार कर रही थी उन पर हमला के लिए। पूरा प्लान बना लिया गया और यहाँ से ये लोग अपने बेस कैंप से निकले। आप अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ इनका बेस कैंप उपस्थित है। इस बेस कैंप से ये लोग निकले और इस चोटी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पर जो चाइनीज थे वो भी हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन बिहार का उसूल है बात कम लाज ज्यादा। ये लोग इस पहाड़ियों पर चढ़ गए और इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद एकदम पीक पर हमला किया। पहाड़ी पर जब ये लोग चढ़ रहे थे इस पहाड़ियों पर, तो चाइनीज वहां से पत्थर से हमला कर रहे थे।
इनको चढ़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, लेकिन इन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर का बदला लेना था, उनकी शहादत का बदला लेना था, इसलिए ये लोग चढ़ गए पूरी पीक पर। और यहां जाके जो मार हुआ कि ये पहाड़ी दहल गई। मंगलवार की रात को ही बिहार रेजिमेंट के घातक प्लाटून के कमांडोज इस पर चढ़ गए और वे नारा लगाते हुए आगे बढ़े, बिरसा मुंडा की जय, जय बजरंग बली। ये बिहार रेजिमेंट का मुख्य स्लोगन है और इन नारा से ये गलवान घाटी दहल गया, गूंज उठा गलवान घाटी इन बहादुरों की ललकार से। और जब ये ऊंचाई पर पहुंचे तो इनके बीच लड़ाइयां हुई। भारतीय सैनिक चाइनीज सैनिकों का गर्दन तोड़ दिए, क्योंकि चाइनीज सैनिक बुलेट प्रूफ पहने थे वो इस तरह से, ताकि उन पर लाठी डंडे का असर ही नहीं कर रहा था। और जब यहाँ पे ये लड़ाई हो रही थी तो भारतीय सेना के 3 अफसर इसे लीड कर रहे थे और लगभग 300 की संख्या में यहाँ से फौज गई थी, जिसे सीक्रेट रखा गया है, जबकि वहाँ 800 की संख्या में चाइनीज थी। इन फौज के बीच हुए मार के लिए यहाँ पर जो गलवान घाटी का ये पहाड़ के ऊपर का बर्फ है, ये बर्फ घिसक गया और ये पहाड़ी टूट गई। और पहाड़ी टूटने के बाद यहाँ चाइनीज फौजी और इंडियन सोल्जर दोनों ही इस गलवान नदी में गिर गए। और गलवान नदी में गिरने के बाद दोनों ही सैनिक लापता हुए दोनों ओर से। तो इसलिए सुने होंगे कि शुरुआत में हमारे यहाँ शहीदों की संख्या 5 बताई जा रही थी, जो अचानक 20 हो गई, क्योंकि ये गलवान रिवर जो है ये यहाँ से आगे जाके मिल जाती है स्याक रिवर में। तो यहाँ से हम अपने शहीदों के पार्थिव शरीर को लिए जो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और चाइनीज सोल्जर भी इसमें आ गए थे। चाइनीज सोल्जर्स को डर ये था कि गलवान घाटी में ये गलवान नदी ये इंडिया की ओर चली जाती है तो इंडिया उनके फौजियों को देगा नहीं। इंडिया उनके फौजियों के लाश को भी दिया वापस और बहुत से जिंदा फौजी भी बचे थे। इन्हीं के बाद दोनों में समझौता हुआ कि भाई आप भी हमारे फौजियों को वापस कीजिए और हम भी अपने आपके फौजियों को वापस करेंगे। तो उन्होंने भी हमारे 10 बिहार रेजिमेंट के घातक प्लाटून के सैनिकों को वापस किया, तो हम लोगों ने भी उन्हें वापस किया। हालांकि इन दोनों में एक समझौता था 96 में कि हम दोनों अगर एक दूसरे के फौजियों को पकड़ लेंगे तो बिना शर्त वापस करेंगे। किंतु मेरे ख्याल से यहाँ एक शर्त जरूर रखी गई है चाइना की ओर से कि हम एक ही शर्त पे वापस करेंगे कि आप इस खबर को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसलिए आर्मी खुलकर इस पे नहीं कर रही है, लेकिन रिटायर आर्मी जनरल बीके सिंह ने बयान दिया है कि चाइनीज सोल्जर को भी हमने वापस किया है। चाइनीज फौज जो है इस गलवान की पहाड़ियों पे से गिरने के बाद उसका पूरा मनोबल टूटा, इसलिए वहां पर उसने बातचीत के टेबल पर आया। वरना आप 1 महीना पहले देख रहे थे कि यही पहाड़ पर बैठी चाइनीज फौज को लगता था कि वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके इस घमंड को तोड़ दिया गया बिहार रेजिमेंट द्वारा और उनकी लाशों को इस गलवान घाटी में उनको छानना पड़ा, नदी की धारा को रोककर। चाइना इस बात को नहीं बताएगा, अरे मर्द हो तो बताओ ना तुम्हारे कितने सैनिक मरे हैं। हमने तो कबूल किया कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, वीर गति प्राप्त हुई है। गलवान घाटी के जिन चोटियों पर चाइनीज बंकर बने थे वो बंकर भी ध्वस्त हो गए हैं भारतीय सैनिकों के अटैक के बाद, और ये ध्वस्त होकर इस साइड जाके गिर गए हैं ये गलवान घाटी में। और ये गलवान घाटी आगे जाकर भारत के स्याक नदी से मिल जाती है। भारत समझौते के बाद उनके भी बॉडीज को वापस किया और चाइनीजों को भी समझ में आ गया कि तुम ससुरो ऊंचाई पे कितना भी रहो, तुम्हारे पहाड़ों की ऊंचाई उतनी नहीं है जितने भारतीय फौज के हौसले की बुलंदी है। ये जरूरी भी था चाइना को सबक सिखाना, क्योंकि चाइना को लगता था कि वो ऊंचाई पे है तो कुछ भी कर सकता है। चाइना द्वारा एक तरफा समझौते का उल्लंघन करके अचानक सैनिकों पर हमला करने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना को खुला आदेश दे दिया है कि अगर चीन की ओर से सेना पर किसी भी प्रकार का एग्रेसिव कार्रवाई किया जाता है तो फायरिंग खोल सकते हैं। हम अपने वीर सिपाहियों की शहादत ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। बहुत से लोग इस दुविधा में थे कि रूस चीन का साथ देगा कि भारत का साथ देगा। आप समझदार हैं, हम आपको बताते हैं, आप खुद सोचिए किसका साथ देगा। भारत ने रूस से कहा कि हमको एट ए टाइम जहाजों की जरूरत है, फाइटर जहाजों की जरूरत है, और वो भी ए ग्रेड का सुखोई जहाज और मिग 29 जहाज। इससे जस्ट कल वीडियो बनाए थे आप, उसमें हम जहाजों की स्पेसिफिकेशन बताए थे। वो जहाज हमको इमीडिएट चाहिए। तो किसी भी जहाज को ऑर्डर आपको लगभग 5 साल पहले देना पड़ता है। आप दीजिएगा तो 5-6 साल लग जाते हैं जहाजों को डिलीवर करने में, क्योंकि जहाज बन के नहीं रखे रहते हैं कार वगैरह तक के लिए, क्योंकि वो बहुत हैवी इक्विपमेंट होते हैं। आप ऑर्डर दीजिएगा तभी बनेंगे। तो रूस ने कहा है कि उसके पास ऐसे सुखोई जहाज और मिग 29 जहाज हैं जिसे उसने हाल ही में बनाया था। भारत चाहे तो इसे रेडी टू यूज लेके जा सकता है, यानी यहीं से उड़ाओ और लेके चले जाओ। ये दुनिया में इस तरह का डील रूस केवल भारत के साथ किया है। अब आपको इतनी भी अकल है ना तो खुद सोचिए कि रूस किसके साथ है। अगर चाइना के साथ रहता ना तो रूस तो केवल सच्चाई पर रहता कि भैया आपको 5 साल पहले बोलना चाहिए, हम अभी कहां से देंगे, तो भी भारत को नहीं मिलता। इसका मतलब रूस अभी भी भारत का साथ दे रहा है। चाइना की ओर से दूसरी बुरी खबर यह है कि चाइनीज हैकर जो हैं वो इंडिया में हैकिंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं
और वो पूरी तरह से जोर लगाए हैं इंडिया में हैकिंग करने के लिए और बहुत बड़े पैमाने पर हैकिंग करने के लिए। इसके लिए हमें अमेरिका ने भी आगाह किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आगाह किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऐसे हैकिंग किए भी जा चुके हैं, लेकिन इंडिया के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इंडिया में ऐसे हैकिंग को बचने के लिए सरकारी तंत्र है ही नहीं है। सरकार को जब हैकिंग से बचना होता है तो वो प्राइवेट हैकर्स से कॉन्टेक्ट करती है और वो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो हैकिंग को रोकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास अपना कोई ऐसा विंग नहीं है, जबकि चाइना के पास ऐसे लाखों की संख्या में हैकर्स हैं जो चाइनीज आर्मी के लिए काम करते हैं। अमेरिका में तो पूरी तरह से एक हैकिंग का सेल ही है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई सेल नहीं है। हमारे इंडिया के नेताओं को, अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि आज के ज़माने की लड़ाई रह गई है वो बंदूक तोप टैंक बाद में आएगा, पहले हैकिंग को रोकना है। मेंटली लड़ाई हो गई है, तो ये भारत के लिए खतरा है। हालांकि भारत इसके लिए बहुत ही समय रहते सचेत हो गया है, तो इस पर हमको नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा थ्रेट उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक कमी है, इसे हमको सुधारना जरूरी है। आपको मेनली 5 तरह के साइबर क्राइम से बचना है। हम आपको लाइन से बताते हैं। सबसे पहले जो आप देखिएगा तो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑफर दिया जाएगा कि 10,000 के मोबाइल को आप 2600 में खरीदिए, 2000 में खरीदिए। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये चाइनीज साइबर अटैक है, आप इससे बचिए। ऐसा कोई ऑफर नहीं है, अगर आप जहां उस पर जाते हैं तो आपका पैसा बर्बाद होगा। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति से 2000 भी लेता है और ऐसे ऐसे 10,000 लोगों को चूना लगाया तो कितना पैसा वो भारत से लेके चला जाएगा। दूसरा, इंडिया में बहुत पहले समय से फेमस चल रहा है एटीएम से किसी का पैसा निकालना ना। देखिए, सरकार आपको एटीएम की बहुत ज़्यादा सुरक्षा देती है। 4 लेवल की सुरक्षा होती है। पहले आपके एटीएम कार्ड पर उभरे हुए अक्षर में 16 अक्षर लगे रहते हैं, ये 16 डिजिट नहीं बताना चाहिए। फिर आप पीछे स्टिकर पे चिपके हुए 3 ठो CVV नंबर बता देते हैं। फिर आपको गुप्त जो आपको याद रहता है पिन कोड 4 अक्षर का, वो भी बता देते हैं। फिर आपके मोबाइल पे जो OTP जाता है वो भी बता देते हैं। तो ये तो आप गलती कर रहे हैं ना। आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में क्या जाता है, मत बताइए आप किसी को ऐसे अक्षरों में। आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने ब्रांच में जाइए, एक दिन लेट ही होगा ना, बैंक आपकी सेवा के लिए है। आप वहाँ जाइए, बताइए क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास कॉल आया था। नहीं तो ऐसे कॉल के झांसे में मत पड़िए। एक बात और कहना चाहेंगे कि आप लोग जो पेमेंट करते हैं, मोबाइल से किसी का पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे हिसाब से आपको 2 तरह के अकाउंट रखने चाहिए। एक आपका मेन अकाउंट रहना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसे हों, और बाकी एक ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक छोटा मोटा अकाउंट खोल लीजिए जिसमें 5-10 हज़ार रुपये रहे हों, ताकि अगर आपसे कभी गलती से लीक हो भी जाता है तो ज़्यादा आपको पैसे न जाए। अब ऐसा नहीं हो कि आप अपना मेन अकाउंट बता दिए और पूरा पैसा खाली कर दे। और अगर आपके किसी अकाउंट से ऐसा हो जाता है तो फिर उस अकाउंट को यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना उनके पास डाटा पहले से रहता है, वो फिर इसका मिसयूज कर देते हैं। आपको एक तरह का और कॉल आएगा कि आपको 20 लाख रुपए की लॉटरी लगी है या आप एक लकी विनर हैं। आपको हमारे नोडल अधिकारी कॉल करेंगे, आपको स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई है, आप गाड़ी का कलर बताइए, पहले आप फ़ोन नंबर अपना बताइए, फिर आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि किस कलर की गाड़ी लीजिएगा, फिर आपको कहा जाएगा किसी और से कॉल पे मत बताइएगा। इस तरह का भाई ये सब झूठ अफवाह है। यहाँ कोई किसी को 2 किलो आटा दे रहा है तो 20 फोटो खिंचवा रहा है, आपको 20 लाख की लॉटरी लगेगी फ़ोन पर बता के दे देगा। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। 5वां जो अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है वो आपके ईमेल पर एक स्पैम मैसेज आता है। देखिए, ईमेल पर आपको जरूरी मैसेज आते हैं, ज़्यादातर जरूरी मैसेज ईमेल पे आते हैं, लेकिन ईमेल पर आने वाले फालतू मैसेजेस को हम स्पैम कहते हैं। ये धोखाधड़ी के लिए बनाया जाता है। आपकी ईमेल पर आएगा कांग्रेचुलेशन कह के कि आपने 2000 जीता है या 5000 जीता है। उसके बाद आपको वहाँ पे एक फॉर्म भरने के लिए आएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करिएगा गेट स्टार्ट, तो आपका नाम पूछेगा, धीरे धीरे एड्रेस पूछते पूछते 5-6 स्टेप में जाते आपका अकाउंट वगैरह पूछेगा और आपके पैसे को खाली कर देगा। इस सब से बचिए, आप ही इससे बच सकते हैं। पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इन साइबर क्राइम वालों का नेटवर्किंग इतना लंबा रहता है कि उसको खोजना काफ़ी मुश्किल होता है। आपकी सतर्कता जरूरी है। आपके एक भूल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हमारे साथ जो नेपाल ने किया, चाइना चाहता है कि वही हमारे साथ बांग्लादेश भी करे, ताकि वह हम चारों ओर से पड़ोसियों से उलझा दे। इधर से पाकिस्तान, ऊपर से चाइना, नेपाल, अब इधर से बांग्लादेश। उसने बांग्लादेश को जो टैक्स में छूट दिया है, वो कहा कि हम आपको 97% टैक्स में छूट देंगे, आप हमारे यहाँ आके व्यापार कीजिए, आप अपने सामानों को बेचिए। देखिए, ये है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो चाइना से नहीं सटती है, लेकिन अगर बांग्लादेश को छूट दे भी दिया गया 97%, तो बांग्लादेश के पास ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है कि जो चाइना को बेच सके। वैसे भी चाइना से और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार घाटा लगता है
वो लगभग $12 बिलियन का लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा घाटा लगता है, तो इससे चाइना को ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, ये जरूर है कि बांग्लादेश को इससे कुछ और भी प्रॉफिट होंगे। बांग्लादेश का भारत से भी जो व्यापार करता है उसमें भी बांग्लादेश को फायदा नहीं होता है। उसको 90% के लगभग में 80 से 90% व्यापार घाटा लगता है, यानी वो ज़्यादा सामान बेच नहीं पाता है, बल्कि ज़्यादा सामान उसे खरीदना ही पड़ता है। चाइना की ये चाल है, हालांकि चाइना इसमें बहुत दिन से पहले से ही इसकी शुरुआत कर चुका था। देखिए 1975 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक समझौता हुआ है जिसमें कहा गया कि एशिया पैसिफिक देशों को अपने व्यापार में आपस में करने के लिए टैक्स में कुछ कमी करनी चाहिए। एशिया पैसिफिक ज्योग्राफिकली कोई एरिया नहीं है, ये कमर्शियली है, व्यापार के लिए है। यानी एशिया महाद्वीप का वह एरिया जो इस पैसिफिक महासागर से लगता है। पैसिफिक उधर भी है और पैसिफिक इधर भी है। अब आप कहिएगा कि दो और महासागर कैसे है? देखिए पृथ्वी जो है ना वो गोल है, पृथ्वी गोल है। अब गोल नक्शा आप लेके कहाँ घूमिएगा अपने कॉपी किताब में? आपका तो नक्शा, तो उसको ग्लोब को खोला गया, तो खोलिएगा तो कहीं ना कहीं से तो फाड़िएगा तभी ना वो खुलेगा। तो विश्व को भूगोलवेताओं ने ऐसे फाड़ा, तो फाड़ेंगे ना, तो जैसे मेरा नाखून है, अभी देखिए गोल है, अभी नाखून जो मेरा है ये दो जगह हट जाएगा। अब इसको अगर चिपका दे तो आधा नाखून इधर गया, आधा इधर गया, इसलिए प्रशांत महासागर दो जगह दिखता है। तो ये एशिया पैसिफिक कहलाता है कि प्रशांत महासागर के इस साइड वाले देश और प्रशांत महासागर के इस साइड वाले देश को मिला देते हैं तो उसे कहते हैं एशिया पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक में जो 1975 में समझौता हुआ था उसे बैंकॉक एग्रीमेंट भी कहते हैं। बाद में उसका नाम 2005 में बदलकर उसका नाम हो गया एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे शॉर्टकट में APTA कहते हैं। चाइना भी इसका सदस्य है, लेकिन चाइना को इसकी सदस्यता 2001 में मिली थी। अभी मंगोलिया को इसकी सदस्यता नहीं मिली है, लेकिन हाल ही में इसे मिल जाएगी। 2013 में यह पर्यवेक्षक के रूप में, यानी अभी समझने के लिए ज्वाइन किया था। बाकी आप देश देखेंगे, इंडिया 1975 में ही बन गया, बाकी सारे देश 1975 में ही बन गए थे, चाहे इंडिया है, चाहे लाओस है, श्रीलंका है। चाइना तो 2001 में बना। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी ये साउथ कोरिया, बगला वाला नहीं है, नॉर्थ कोरिया, और बांग्लादेश। तो इसी समझौते के तहत चाइना जो है इस बांग्लादेश को कह रहा है कि भाई हम आपको 97% जो है ना टैक्स में रिबेट ले आएंगे। अगर ये सक्सेस हो गया तो बांग्लादेश का भी झुकाव चाइना की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी संभावना कम है। संभावना इसलिए कम है कि चाइना ने बांग्लादेश से बहुत सारे वादे किए थे, किंतु अभी भी उस वादों में से वो 8 से 10% ही वादे पूरी कर पाया है। इसलिए बांग्लादेश जो है वह बहुत ज़्यादा बिलीव चाइना पे नहीं कर रहा है। और साथ ही अब चाइना की पोल खुल रही है। चाइना ने जितने देशों को पैसे की मदद किया, इतना ना कर्जा दे दिया कि वो अब कर्जे को चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो चाइना के हिसाब से उनको चलना पड़ता है और न चाह के भी अपने पड़ोसियों से उनको बैर करना पड़ता है, चाइना के कथन के अनुसार। चाइना को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, वो होगा RCEP से। ये RCEP क्या चीज है? यहाँ देखिए ध्यान से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी RCEP का सदस्य बनेगा वो देश आपस में व्यापार करने के लिए टैक्स को बहुत कम करेंगे। अब आप बताइए, अगर हम इसके सदस्य बन जाते हैं तो चाइना के सामानों पर हम टैक्स लेते हैं 31%, इसके सदस्य बन जाएंगे तो कम करना पड़ेगा, वैसे ही सामान भर जाएंगे। तो भाई भारत के लिए तो भैया ये सरदर्द है। चाइना सबको पकड़ के इसी में लेके आ रहा है कि आओ, क्योंकि चाइनीज के सामान बहुत सस्ते बनते हैं। हम बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो में कुछ रीजन की चाइनीज सामान सस्ते क्यों बनते हैं। चाइना जो है ना पूरी दुनिया को अपने एक प्लान के तहत, वन बेल्ट वन रूट के तहत अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, जबकि दुनिया इसको ध्यान से नहीं समझ पा रही है। ये कोई नया प्लान नहीं है, बल्कि 1500 साल पहले जब चाइना का आधिपत्य था तब उस समय एक सिल्क रूट हुआ करते थे। सिल्क रूट दो तरह से जाता था, उससे रेशम का व्यापार होता था। एक ऊपर से जाता था, आप देखिए ये ऑरेंज कलर वाला है, ये ऊपर से जाने वाला सिल्क रूट है, तो इसे हम लोग लैंड सिल्क रूट कहते थे। और एक नीचे से ये जाता था चाइना से, इसे हम लोग कहते थे समुद्री सिल्क रूट। ये यहां से व्यापार करते जाता था। चाइना इसी सिल्क रूट को दोबारा रिन्यू करना चाहता है ताकि उसे काफी प्रॉफिट हो। ये देखिए आप अभी भी ये इस रूट से लेके जा रहा है, ये सिल्क रूट ही था ऊपर वाला, और नीचे भी अभी भी सेम उसी नक्शा के हिसाब से जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। अब आप कहिएगा इससे प्रॉफिट क्या होगा, तो इस पे एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली समझिए कि जो जो देश इस रूट पर आएंगे वो ज्यादातर गरीब देश है। चाइना उनको मदद करेगा, भैया तुमको रेलवे स्टेशन बना देते हैं, एयरपोर्ट बना देते हैं, बिजली घर बना देते हैं, सिंचाई नहर बना देते हैं। चाइना को पता है कि विकासशील देशों में ये सारी परियोजना फेल हो जाती हैं और वो लोग कभी भी अपना पैसा नहीं चुका पाएंगे और उसके बाद वो हमारे हिसाब से चलेंगे। अब वो लोग इस रूट पे अगर पूरे पैसे
ले लिए हैं, नहीं चुका पाएंगे तो चाइना उनको अपने हिसाब से व्यापार करवाएगा कि भाई तुम हमारे ही सामान को खरीदो। तो चाइना के लिए एक इतना बड़ा मजबूरी में एक तरह से कहिए तो उसके लिए एक आर्थिक गुलाम बना देगा इतने लोगों को। चाइना इस रूट को चालू करना चाहता है, वन बेल्ट वन रूट। ये किसका रूट है? ये सिल्क रूट का हिस्सा है। आप इतिहास में पढ़िएगा तो ये जो सिल्क रूट है, इस कनिष्क ने जो ऊपरी सिल्क रूट था जो स्थल मार्ग से जाता था उस पर कब्जा कर लिया था, चाइना वालों को मार के वहां से भगा दिया था। ये समरकंद से जाता था, इतिहास में पढ़ाएंगे आपको। समरकंद के युद्ध को हारने के बाद ही बाबर ने डिसाइड किया था कि उसे अब फरगाना छोड़कर पूरी तरह से भारत में बस जाना चाहिए और उसी ने इसी के बाद पानीपत का लड़ाई को भारत पे थोप दिया था। तो ये चाइना इस रूट को चालू करता है। इसमें बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत भी एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य है, तो भारत को भी बांग्लादेश को इस तरह के छूट देने चाहिए कि भैया तुम हमारे साथ भी व्यापार कर लो। तो बांग्लादेश क्योंकि भारत से करीब है तो उसको सेम रेट पर अगर भारत से व्यापार करना पड़ेगा तो उसके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा, बांग्लादेश का जो वर्कर है वो गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, ये सब देशों में बहुत ज्यादा काम करते थे, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की वजह से उसकी जो ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी वो पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। दूसरा, जो बांग्लादेश है वहां पर जो जहाजों तोड़ने की व्यवस्था है, पानी वाली जो जहाज तोड़े जाते हैं वो बहुत बड़ा, वो एशिया में अपना स्थान रखता है। हालांकि भावनगर भी गुजरात का है तो बांग्लादेश, तो अभी ये सारे कामों पर रोक लगी हुई है। तो चाइना जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो गिर रही है, तो भारत सरकार को इसे बचाने के लिए भी उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो मदद करेगा उसका दबाव बांग्लादेश पर बन जाएगा। साथ ही अभी कोरोना से जूझ रहा है बांग्लादेश, तो आप देखे होंगे 3 दवा काफी फेमस में रही है। एक अभी जो है डेक्सामेथासोन, भारत भी इसके लिए आराम से उत्पादन कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश के पास क्षमता नहीं है। रेमडेसिविर, अमेरिका ने भी इसे अप्रूवल कर दिया, ये भी भारत में उत्पादन हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश में इसकी क्षमता उत्पादन करने की नहीं है। अभी हाल ही में एक नई दवा आई है फेविपिराविर। फेविपिराविर को जनरली हम लोग फेविफ्लू के नाम से जान रहे हैं। ये दवा काफी सस्ती है और इंडिया में इसके जो प्रोडक्शन है उसको मतलब मान्यता भी मिल गया है। और ये एक तरह से कहिएगा कि अभी जो कोरोना के शुरुआती लक्षण है, यानी जिसे कोरोना हुआ और उन्हें शुरुआत में ही पता चल गया, यानी एकदम माइल्ड है या फिर मॉडरेट बीच में है, शुरुआत में है या बीच में है, तो ये दवा रामबाण साबित होती है। 4 दिन में उस व्यक्ति को नॉर्मल कर देती है, ताकि वो होम आइसोलेशन द्वारा घर पे ही ठीक हो सकता है। और ये काफी सस्ती दवा है। इस दवा का कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसको भारत की जो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है इसने परमिशन भी दे दिया है, लेकिन ये दवा केवल उन्हीं को नुकसान करती है जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि ये जो दवा है, ये जो आपका फेविपिराविर, ये रिप्रोडक्शन जो है वायरस का, एक से दूसरा वायरस बनना, जनन करने की क्षमता, सेल डिवीजन को उसको रोक देता है। अब किसी गर्भवती महिला को अगर ये दवा देंगे तो उसके बच्चा जो पेट में है उसके भी विकास को वो रोक देगा, जिससे कि उसकी पेट में ही मृत्यु हो सकती है। तो ये केवल आप कह सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट महिलाओं को छोड़कर किसी भी शुरुआती लक्षण वाले कोरोना मरीज को दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा अपनी बीमारी को छुपा लिया है, सोच रहा है कि अपने से सही हो जाएंगे और उसको लाइफ सपोर्ट या वेंटिलेटर की जरूरत है, तब ये दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ना रिप्रोडक्शन कर चुका है। ये दवा ठीक नहीं कर रही है, एक तरह से रिप्रोडक्शन को रोक रही है। तो भारत सरकार को इन दवाओं को तत्काल बांग्लादेश को सप्लाई करना चाहिए और किसी भी तरह से बांग्लादेश का फेथ जीतना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को हम लोग ने 1971 में आजाद कराया था। इसका हम एक वीडियो सेपरेट बनाए हुए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अगर बांग्लादेश हाथ से निकल जाएगा तो काफी दिक्कत होगा, किंतु बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार है वो भारत के फेवर में रहती है, वो काफी दूरदर्शी है। वो समझती है कि चाइना ने जो डेथ ट्रैप बिछा रखा है, कर्ज का जाल, यानी इतना कर्जा दे दो कि औकात से बाहर हो जाए, तो वो एक तरह से चाइना की गुलामी करने लगते हैं। तो बांग्लादेश अभी अपने आप को चाइना से स्टैंड बाई करके रखा है कि भाई हम समझौते को बाद में विचार करें। अब चौथी खबर की बात करेंगे, जो भारत के जो नीति निदेशक हैं, जो नीति निर्धारक है, उन्होंने जो गलती किया। देखिए, भारत का जो ज्यादातर चाइना से एरिया लगता है वो पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में लड़ने के लिए या फिर यूटिलिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर 1 नंबर है। हमने इसे विदेशों में भी निर्यात किया है, लेकिन ध्रुव हेलीकॉप्टर को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, जबकि चिनूक के पीछे ऐसे लोग पड़े हैं जैसे लग रहा है कि ये समझिए कि हनुमान जी है, सब कुछ उठा लेंगे यहाँ पे। चिनूक जहाज वो पहाड़ी एरिया में काम नहीं आएगा, ध्रुव ही काम आएगा। लेकिन हमारे जो रक्षा खरीदार के अधिकारी हैं ना, इनको पता नहीं कहां से विदेश से पैसे मिल जाते हैं कि पता नहीं क्या, ये इंडियन चीज को प्रीफर ही नहीं करते हैं। अब भैया आप प्रीफर ही नहीं कीजिएगा तो कौन खरीदेगा? आप अपना प्रीफर कीजिए, अपने पड़ोस के लोगों को दीजिए, पड़ोसी देशों को, इसको थोड़ा कम दाम पे दीजिए, प्रॉफिट कम लीजिए, ताकि धीरे धीरे प्रोडक्शन हो। पड़ोसी भी यूज करेगा तो आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, धीरे धीरे सुधारते सुधारते ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बड़े हेलीकॉप्टर जो होते हैं, ये चिनूक हो गया, ये सब मैदानी एरिया के लिए काफी अच्छे लिफ्ट अप है, लेकिन वहां पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचाने के लिए ध्रुव ही है। आप देखिए हमारा सियाचिन पर ध्रुव पहुंच पाता है, ये लोग पहुंच पाएंगे
पाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इसे खरीदने के लिए उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। HAL कंपनी का हमारे पास इसका बहुत बड़ा ऑर्डर ही नहीं है। एक और गलती किया गया, हमारे जो चाइना बॉर्डर के पास है वहां हमको ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत है जो छोटे मोटे हमले को भी कर दे और साथ ही साथ वहां पे कुछ घायल जो हैं उन्हें वापस भी ले आ सके और सामान भी ले जा सके। इसके लिए भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर में ही आर्मर लगा दिया, हथियारों को लगा दिया और इसका नाम रख दिया रुद्र। अब देखिए तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर ही है लेकिन ये हमला कर सकता है, तो ये रुद्र है। रुद्र को भी शामिल करना चाहिए, तो इसके भी बहुत बड़े पैमाने को ऑर्डर नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी जो यहाँ गलती किया जा रहा है भारतीय रक्षा एक्विजिशन काउंसिल की ओर से, जो वो LCH को नहीं ले रही है। LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, यही एकलौता हेलीकॉप्टर है जो गलवान घाटी में घुस के मार सकता है, दूसरा नहीं मार पाएगा क्योंकि इसकी क्षमता, इसको इसीलिए बनाया ही गया है। कारगिल लड़ाई में जो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो MI हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की स्टिंगर मिसाइल द्वारा मार के गिरा दिया गया, मिराज जहाज को मार के गिरा दिया गया, तो स्पेशली इसीलिए टारगेट करके इसको बनाया ही गया है कि ये जो जहाज है ये दुश्मन के एरिया को पहाड़ों में जाता है और 14 किलोमीटर दूर से ही वो हमला करके चला आता है। अब आप बताइए ना, दुश्मन के पास जो छोटी मोटी मिसाइलें हैं जहाज को मारने वाली, स्टिंगर मिसाइल, वो तो 12 किलोमीटर भी नहीं जा पाती हैं, 6-7 किलोमीटर जाती हैं। अब ये हेलीकॉप्टर 14 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को मार के वापस आ जाता है। लेकिन इसको भी खरीद को कोई वैल्यू नहीं दिया गया। इनको क्या चाहिए, भारत के जो रक्षा एक्विजिशन है उनको विदेश से चाहिए क्योंकि पैसा ना मिलेगा, कमीशन मिलेगा। उनको अपाची चाहिए, भेजिए तो थोड़ा देखते हैं अपाची चला जाएगा गलवान घाटी में, चाइना के बॉर्डर पे नहीं जाएगा। ये अफगानिस्तान की लड़ाई में लड़ा है, सीरिया में लड़ा है, इराक में लड़ा है, भाई जमीनी लड़ाई के लिए है। लेकिन हम लोगों ने अपना स्वदेशी LCH को नहीं लाए हैं। इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे जो रक्षा खरीदवा वाले जो अधिकारी बैठे हैं वो भारतीय जहाजों को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं और विदेश वाले को क्यों प्रीफर करते हैं। क्या उनको कहीं इसमें कोई मिली भगत है, इसकी जांच करनी चाहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इन दोनों जहाजों की स्पेसिफिकेशन क्या है, ध्रुव क्या है, चेता क्या है, चेतक क्या है, हेलीकॉप्टरों के बारे में बता देंगे। हालांकि इसे हम नहीं कह रहे हैं कि अपाची खराब है या चिनूक खराब है, लेकिन इनकी जगह अलग अलग है। आपको कपड़ा सिलना है तो तलवार से नहीं सिलिएगा, हर चीज का अलग अलग जगह होता है, वहीं पे वो चीज काम आते हैं। चाइना से पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के लिए हमारा सबसे अच्छा जहाज था LCH, लेकिन भारत के जो अधिकारी थे LCH को बर्बाद कर दिए, इनको बहुत ज्यादा टेंडर ही नहीं दिए। अब इसके जो वैज्ञानिक थे वो निराश होकर बैठे हैं कि हमने इतना मेहनत करके इतना स्पेशल जहाज बनाया लेकिन फिर भी हमें निराश किया गया। हमारे देश के वैज्ञानिकों का मनोबल तोड़ा जा रहा है ऐसे रक्षा टेंडरों को उनको न देकर। और कहा भी जाता है दिल को तकलीफ तो अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।